गर्मी का मौसम आते ही आम लोगों के मन में एक जहन खड़े हो जाते हैं कि इस बार बिजली कितनी मिलेगी, क्या बिजली उन्हें पर्याप्त मिलेगी। क्योंकि हर साल गर्मी के मौसम में बिजली के संकट से लोगों को जूझना पड़ता है और लगातार बिजली की समस्या इस तरह उत्पन्न हो जाती है कि कई जगह हंगामा भी हो जाता है। हालांकि अगर हम बात करें तो विद्युत विभाग के अधिकारी लगे रहते हैं, मगर कई जगह ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है जहां 8 से 10 घंटा, कहीं 24 घंटे बिजली गुल होते हैं। तो इस बार बिजली की क्या समस्या को लेकर किस प्रकार के निदान रहेगी, क्या कुछ उपाय हैं बिजली विभाग के पास ताकि आम लोगों को समस्या से ना जूझना पड़े, इस पूरे मामले में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अधीक्षण अभियंता सुविंदर कश्यप जी। हम सीधे जुड़ते हैं और इस साल किस प्रकार की व्यवस्था को उस संबंध में सीधे बात करते हैं। तो हमारा खास कार्यक्रम मीटर चालू बत्ती गुल में आपका स्वागत है और मैं धीरेंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और हमारे साथ विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता सुविंदर कश्यप जी मौजूद हैं। सुविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस कार्यक्रम में मीटर चालू और बत्ती गुल। धन्यवाद। सर्वप्रथम आप लोगों का धन्यवाद मैं बताता हूं कि करना चाहता हूं झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर तरफ से कि आपने हमें ये मौका दिया कि आपको आकर के हम कम से कम धन्यवाद वासियों को और आप हमारे जितने भी सम्मानित उपभोक्ता हैं उनको आपके माध्यम से यहाँ के जो बिजली की स्थिति है और हम आने वाले दिनों में जिस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे उनको बिजली की अच्छी व्यवस्था मिल सके उसको लेकर के मैं आपको इस चीज़ को लेकर के आपके माध्यम से अपने लोगों के बीच में अपना जो कार्यक्रम है और अपना जो हम लोगों का प्रोग्राम है उस चीज़ों को ले जा सके। सर, एक चीज़ समझना चाहेंगे, अभी विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार प्रयास चल रहा है, हर जगह स्मार्ट मीटर लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बिजली संकट से छुटकारा मिले लोगों को, उसको लेकर क्या कुछ पहल की जा रही है? स्मार्ट मीटर देखिए, मीटर वही है, स्मार्ट मीटर लगाने का पहल किया गया है और ये पूरे देश में चल रहा है, सभी राज्यों में चल रहा है। और स्मार्ट मीटर लगाने के पीछे मुख्य रूप से इसी उद्देश्य से लगाया जा रहा है स्मार्ट मीटर की जितनी भी ऊर्जा खपत हो रही है उसका सही गणना हो सके और सही रियल टाइम पे हमारे पास उसके डेटा हो सके और जो हमारे AT&C लॉस, जो हमारा लॉसेज होता है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेज, और जो भारत सरकार ने जो मानक तय किए हैं उस मानक को हम लोग प्राप्त कर सके जिससे कि हमारा जो घाटा है और जो AT&C लॉसेज हैं वो कम से कम हो और हम सही गणना कर सकें। इसी के लिए स्मार्ट मीटर उसी के दिशा में एक पहल है। तो सर, अभी मतलब क्या लगता है जो आप लोगों का टारगेट है, कितना लक्ष्य आप लोगों ने रखा है धनबाद जिले में? धनबाद जिले में जो हमारे स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है 1,51,000 मीटर हमारा सिंगल फेज लगाने का लक्ष्य है और साथ साथ स्मार्ट मीटर हम 3 फेज में भी लगा रहे हैं। DTR जितने भी हमारे ट्रांसफार्मर हैं उस पर भी मीटर लगेंगे, जो हमारे HT उपभोक्ता हैं उस पर भी लगेंगे और हमारे फीडर मीटर पे भी लगेंगे। तो हम हर उस लेवल पे मीटरिंग करने का हम लोगों का उद्देश्य है जिससे कि हम इस चीज़ की पूर्ण जानकारी पा सकें कि किस फीडर में किस ट्रांसफार्मर पे हमारी कितना ऊर्जा खपत हो रही है और उस ऊर्जा खपत का सही बिलिंग हो रहा है और उससे हमारा जो राजस्व की प्राप्ति है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कहीं पर किसी भी तरह का कोई भी गैप है तो उस गैप को हम जान सकें, पकड़ सकें और फिर उस पर हम अपना सुधार का आगे कार्यक्रम करें। और मुख्य उद्देश्य है कि हम AT&C लॉसेस को कम करते जाएं और हम अपना राजस्व घाटा को कम कर सकें। मतलब कुल मिला के सर, अगर आप स्मार्ट मीटर की जो आप लोगों की मुहिम चल रही है वो लोड शेडिंग ज़्यादा ना हो जाए, लोड शेडिंग की समस्या उसे निजात दिलाने को लेकर पहल है। इस उद्देश्य में स्मार्ट मीटर लगने से जो विभागीय फ़ायदा होगा और जो कंज्यूमर को फ़ायदा है दोनों तरफ का है, ये परस्पर है। ये एक तरह से माना जा सकता है कि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। विभाग को इस तरह से फ़ायदा है कि पहली तो हमारी गणना सही हो पाएगी कि सही रूप से हमारा कितना ऊर्जा हम ले रहे हैं, कितना हम बेच रहे हैं और उसकी कितनी बिलिंग कर पा रहे हैं, कितना हम उससे राजस्व प्राप्त कर सकते हैं। और स्मार्ट मीटर लगने से इसमें जो स्मार्ट मीटर के जो फीचर्स हैं इससे जो उपभोक्ता के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो उपभोक्ताओं को क्या है कि वो कितना बिजली प्रतिदिन खपत कर रहे हैं, उनका कितना खपत हो रहा है वो उनके मोबाइल पे अभी मतलब ये नहीं आकलन हो पा रहा है कितना लोग यूज कर रहे हैं, कितना यह अभी जो आकलन हो पा रहा है लेकिन क्योंकि बहुत जगह मीटरिंग बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं है तो इसके कारण आकलन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है।
तो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा। तो इस दिशा में होगा कि एक रूपता आ जाएगी, स्मार्ट मीटर लगने से एक रूपता आ जाएगी, तो उससे गणना करना आसान होगा और साथ साथ ये इसमें मैनुअल इंटरफेरेंस ख़त्म हो जाएगा कि हमें लेना है, क्योंकि सारे स्मार्ट मीटर में सिम कार्ड लगे हुए हैं और ये हमारे सेंट्रल सर्वर मतलब ये रिचार्ज के हिसाब से होगा, आप रिचार्ज कीजिए, जितना बिजली खरीद के उतना का रिचार्ज कर लीजिए। जी, उसको फिर प्रीपेड मोड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। प्रीपेड मोड में कन्वर्ट करने से होगा कि आप अपने लिए जितना भी रिचार्ज करेंगे और जो हमारा एप्लीकेबल टैरिफ है उसी टैरिफ के हिसाब से आपका प्रतिदिन का खपत उससे माइनस होता चला जाएगा और आपको जब एक निश्चित राशि से कम होगा तो आपको संदेश जाएगा, मोबाइल पर मैसेज जाएगा कि अब इतनी राशि बची है और आप पुनः रिचार्ज कर लें। तो सर एक समस्या आ रही है अभी लोगों को, जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लगे हैं वहाँ लोगों का कहना है कि बिल अधिक आ जा रहे हैं, कहीं कहीं 6 महीना 7 महीना से बिल ही नहीं आ रहे हैं। ये अभी देखिए, ये अभी ट्रांजिशन पीरियड है और ट्रांजिशन पीरियड है, अभी जैसे मीटर लगने की प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसे में कुछ गैप कहीं कहीं रह जा रहे हैं कि मीटर जो हम लोगों ने लगाया है अभी हमारे बिलिंग साइकिल में नहीं आ पाया है। तो उसको हम लोग निरंतर उसको कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पास डेटा आते जा रहे हैं उसको बिलिंग साइकिल में लाते जा रहे हैं और इस तरह के जो कंप्लेन या शिकायतें मिल रही हैं उसको हम समयबद्ध तरीके से उसको कम करते जा रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस तरह की शिकायतें नगण्य और शून्य हो जाएगा। तो जैसा अभी आपने बताया कि प्रीपेड का होगा, तो अभी जो क्या पोस्टपेड है ये आपने जो अभी इसमें प्रीपेड जो है चरणबद्ध तरीके से उसको प्रीपेड मोड में लाया जा रहा है। अभी जैसे हम लोग लगाते हैं तो प्रीपेड पोस्टपेड मोड में ही रहता है, लेकिन फिर उसका जितना भी अकाउंट्स है पुराने अकाउंट्स को क्लियर कर करके उसका कई प्रोसेस है, अकाउंटिंग सब कर करके पुराना कितना उनका बकाया है, कितना उनका ये है, इनका सिक्योरिटी का क्या अमाउंट रहा है, वो सब को देखते हुए फिर बाद में उसको प्रीपेड मोड में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जितने नए कनेक्शन हो रहे हैं, जितने भी नए कनेक्शन हो रहे हैं तो वो फर्स्ट डे से ही प्रीपेड मोड में वो काम कर रहे हैं। तो सर अभी आप लोगों ने जो जैसा बताया कि लक्ष्य अभी कितना बचा हुआ है, कितने लोगों को अभी लगाना बाकी? लगभग पूरे 90,000 मीटर हमारे यहाँ लग चुके हैं। 1,51,000 मीटर लगाने हैं, तो अभी 60,000 अभी बचे हुए हैं। 60,000 मीटर के आसपास अभी और हमें लगाने हैं, वो सिंगल फेज में। अच्छा। और 3 फेज में भी हम लोग सारा कवर करेंगे। 3 फेज में भी सारा प्रीपेड मीटर। तो ये कब तक प्लान है, कब तक पूरा हो जाएगा आपका? तो ये अगले 3 से 4 महीनों में सिंगल फेज का जो हमारा टारगेट है उसको पूरा करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 3 से 4 महीनों के अंदर पूरा का पूरा कवर कर देंगे। तो सर कुल मिला के चलिए, स्मार्ट मीटर का काम कैंपेन आप लोग का चल रहा है, उससे रेवेन्यू भी आएगी आपको और कुछ विकास के भी कार्य आप लोग कर सकते हैं विद्युत विभाग में। लेकिन आए दिन आप भी चूँकि कई सालों से यहाँ पर हैं, देख रहे होंगे गर्मी में अक्सर विद्युत संकट हो जाता है, उससे निजात पाने को लेकर इस बार क्या कुछ पहल करने का प्लान किया गया है? गर्मी में निश्चित तौर से लोड बहुत बढ़ जाता है, हमारे सिस्टम पे दबाव बढ़ जाता है। दबाव बढ़ने के कारण ये स्वाभाविक रूप से है कि गर्मी बढ़ने से लोगों के घर में जो जितने उपकरण हैं, खास करके एयर कंडीशनर के उपकरण का उपयोग ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमारे सिस्टम पे दबाव बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है और डिमांड बढ़ता है जिसके कारण थोड़ी बहुत परेशानी होती है। लेकिन इस साल जो हम लोगों ने पूर्व में ठंड के टाइम में और विगत 7-8 महीने में जो तैयारियां की हैं उसमें मुख्य रूप से मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा जो गोविंदपुर ग्रिड है, जो हमारा JUSNL का ग्रिड है, वहाँ पर पहले 2 50-50 MVA के ट्रांसफार्मर लगे हुए थे, जिसके कारण हम लोगों के साथ एक कंस्ट्रेंट हो जाता था कि हम एक 50-60 मेगावाट से ज़्यादा पावर नहीं ले पाते थे। तो अभी वहाँ इधर 7-8 महीने में वहाँ दोनों ट्रांसफार्मर हटा करके 80 MVA के 2 ट्रांसफार्मर लग गए हैं, जिससे होगा कि अब हम वहाँ से कम 80-90 मेगावाट पावर हम ले सकते हैं। तो ये एक हमें एक जो किसी तरह का सिस्टम कंस्ट्रेंट होता था जिसके कारण पावर नहीं ले पाते थे, खास करके गर्मी के मौसम में, तो वो एक सुविधा हमको मिलेगी कि हम वहाँ से पावर ले सकेंगे। अगर पावर अवेलेबल रहेगा तो हम लोग ले पाएंगे। दूसरा जो हम लोगों ने अभी काम किया है कि कुछ सब स्टेशनों के बीच को, हर सब स्टेशन के हम लोगों का प्रयास है कि इसको 2 से 3 सोर्स अवेलेबल कराया जाए, कि अगर एक सोर्स किसी भी कारणों से, किसी भी तकनीकी कारण से अगर आउट होता है तो हम दूसरे सोर्स से पावर ले करके अपने उपभोक्ताओं को हम पावर दे सकें। कहाँ है सर? अब उसमें क्या है कि हर सब स्टेशन में मैं जैसे बताना चाहूँगा कि अगर मुख्य रूप से जो अगर शहर का देखें तो धनबाद में जैसे हीरापुर, PMCH, धैया,
हाउसिंग, इधर तेलीपाड़ा, कुसुम विहार, ये हमारे मुख्य सब स्टेशन हैं जिससे कि ज़्यादातर हिस्सों को बिजली दी जाती है। हर सब स्टेशन को 2 सोर्स 3 सोर्स से हम लोगों ने पावर किया। अब हीरापुर को देखें तो हीरापुर हमारा पीएमसीएच से भी जुड़ा हुआ है और पीएमसीएच से आमाघाटा से भी जुड़ा हुआ है। और हीरापुर आपको हाउसिंग से हमारा गोविंदपुर ग्रिड से भी जुड़ा हुआ है। तो हमें ये सुविधा मिलती है कि अगर किसी भी तरफ से हमें पावर मिलता है तो हम अपने उपभोक्ताओं को तत्काल पावर दे पाते हैं और ऐसे में हमारा जो इंटरप्शंस होता है उसको हमको मिनिमाइज कर पाते हैं। नहीं, जैसे सर 1 मिनट हमें रोकना चाहेंगे आपको। जैसे आपने बताया कि आपने अवलोकन किया है पिछले 7-8 महीना का गर्मी और ठंडा मिलाकर, तो गर्मी में कितनी खपत होती है और कितनी मात्रा में आपको ज़रूरत है? गर्मी में जो हम लोगों ने अगर पूर्व के सालों से अगर हम देखें तो मुख्य रूप से गर्मी में हमारा जब पीक डिमांड खास करके जून जुलाई आने पर जो जिस वक्त उमस भरी गर्मी रहती है उस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड आता है और लगभग 250 मेगावाट का डिमांड हमारा खड़ा हो जाता है। अभी आपका अपना प्रोडक्शन कितना है? हम लोगों को जो अभी हमारा है सिर्फ गोविंदपुर ग्रिड से हमारा JUSNL का ग्रिड है, वहाँ से हम ले पाते हैं। तो अभी जो हमारा कैपेसिटी हम लोगों ने बढ़ाया है, इन्हांसमेंट किया है, तो उससे हम करीब लगभग 90 से 100 मेगावाट हम ले पाएंगे तो बाकी 150 मेगावाट की निर्भरता वो फिर DVC पे रहेगी। तो सर क्या मतलब 150 मेगावाट DVC से नियमित मिल रहे हैं? अभी तो मिल रहे हैं, लेकिन DVC का अभी विगत कुछ दिनों से उनका भी अपना मेंटेनेंस कार्य हो रहा है, जिसके कारण कि बीच बीच में उन लोगों का इंटरप्शंस हो रहा है। जैसे अभी 4-5 दिन पहले लास्ट मंगलवार को आप देखे होंगे कि खास करके मनईटाड़, गोधर ये सब डिस्टर्ब रहा था, तो उसमें उन लोगों का पुटकी ग्रिड में मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, जिसके कारण सुबह 7:30 बजे से शाम को 5 बजे तक पूर्णतः विद्युत बाधित रही थी, जिसके कारण झरिया, जामाडोवा, मनईटाड़, भोली ये सब प्रभावित रहा था। तो ये मेंटेनेंस का काम होने के कारण ही प्रभावित हो रहा है। तो सर हो सकता है इस बार भी आपको, जैसे आपने बताया कि 250 मेगावाट चाहिए धनबाद वासियों के लिए गर्मी के मौसम में पीक आवर में, जो आपने आकलन किया, तो 250 में इस बार भी अगर DVC की तरफ से समस्या होगी तब समस्या तो फिर वही हो जाएगी। DVC का क्या है कि DVC को का जो एग्रीमेंट हमारे JBVNL से है, वो हमारे जो DVC कमांड एरिया में उनको ये जो शेड्यूल मोड में पावर देना, शेड्यूल मोड का पावर देने का अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ कि उन्हें 600 मेगावाट पावर देना है और हम किसी भी पॉइंट पर हम उतना मेगावाट महीनों भर के लिए या कितने नहीं, प्रतिदिन उनको देना है। तो वो है, तो उस हिसाब से वो हमने पावर अवेलेबल कराते हैं, जहाँ जितनी आवश्यकता रहती है तो उस हिसाब से किया जाता है। तो 600 मेगावाट अगर उन लोग को नियमित रोजाना देना है सर, तो आपको तो 185 मेगावाट जरूरत है। हाँ, तो बाकी जैसे अन्य जिले जो हैं DVC कमांड एरिया में गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, ये सब भी इलाके DVC के कमांड एरिया में आते हैं। मेगावाट में सब है। हाँ, जो जितने DVC कमांड एरिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनके अंदर में उनको। तो मतलब अगर DVC से तरफ से कोई समस्या होगी तो यहाँ विद्युत संकट से लोगों को झेलना पड़ सकता है। DVC से अभी हमारी निर्भरता, जैसा कि मैं बताया आपको कि निर्भरता जो हमारी DVC पे जिस भी पॉइंट पर बनी हुई है, तो अगर DVC के तरफ से अगर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस होता है तो ऐसी परिस्थिति में हमें थोड़ा सा परेशानी होगी। लेकिन हम लोग उसका भी कुछ कर रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारा जो JUSNL का ग्रिड गोविंदपुर में है, उससे हम शहर के मैक्सिमम सब स्टेशन को कनेक्ट करने का हम लोगों ने काम किया है, जिससे कि DVC से अगर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन मिले भी तो हम कम से कम रोटेशन बेसिस पे पावर दे सकें और पूर्णतः ब्लैकआउट वाली स्थिति ना उत्पन्न हो। तो सर शहर में कितना मेगावाट की ज़रूरत है? शहर में धनबाद शहर का जो है, धनबाद शहर में जो है लगभग 90 से 100 मेगावाट का जरूरत। जो आपका कांड्रा से प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं, तो उसमें सिर्फ कांड्रा ही नहीं, कांड्रा से जो गोविंदपुर ग्रिड से जो मिल रहा है उसमें हमारा सिर्फ धनबाद का ही नहीं है, इसमें कुछ कतरास और राजगंज इलाके में भी करीब 15 मेगावाट बिजली जाती है, उस साइड भी जाती है। तो मतलब अगर प्रोडक्शन अगर अच्छा हो जाए तो व्यवस्था सुधर सकती है? इसमें मुख्यतः अगर आपूर्ति हमें अगर बिजली का जैसे हमारे ग्रिड से अगर मिलते रहती है, तो बाकी जो इसका हमको डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे ही हमको केंद्रित रह करके अपने उपभोक्ताओं को न्यूनतम बाधा के साथ, मिनिमम इंटरप्शन के साथ पावर देने में हमको सहूलियत होती है। जैसे सर अभी हमारी बताया कि कांड्रा में अपना पावर हाउस है ना?
पावर हाउस नहीं, वहाँ पे ट्रांसमिशन का है, ग्रिड है। ग्रिड है, एक और ग्रिड अगर हो जाए तो उस दिशा में आपको माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने जो आगे का जो प्लानिंग किया है और जिसका कि अप्रूवल भी हो चुका है और उस दिशा में आगे हम लोग कदम भी बढ़ाए हैं। तो इसमें धनबाद शहर में आने वाले वर्षों में जिस तरह से विकास हो रहा हो और जिस तरह से बिजली का डिमांड बढ़ने जा रहा है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने और भी अन्य ग्रिड के निर्माण के लिए यहाँ से प्रस्ताव भेजा था। वो प्रस्ताव स्वीकृत भी हो गया और उस दिशा में काम भी हो रहा है। इसमें एक ग्रिड जो है हम लोग विनोद बिहारी चौक के आसपास लगवाने के लिए दिया है प्रस्ताव। एक टुंडी क्षेत्र के लिए दिया है, क्योंकि टुंडी क्षेत्र थोड़ा दूर पड़ जाता है, वहाँ हमारा लाइन लंबा हो जाता है और जिसके कारण कई बार इंटरप्शंस होते हैं और कई बार उसके कारण बाधित हो जाता है। एक हम लोगों ने मैथन में संजय चौक के आसपास दिया है और एक हम लोगों ने सिंदरी क्षेत्र में दिया है, सिंदरी के लिए 4 ग्रिड का प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव स्वीकृत हो गया और उस दिशा में काम भी हो रहा है। कब तक ये होने इसमें हम लोगों ने ज़मीन की आवश्यकता के लिए उपायुक्त को दिया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी ज़मीन मिल जाए। और इसमें हमारे जो ट्रांसमिशन के लोग हैं, संचरण के लोग हैं, वो उसमें लगे हुए हैं उस प्रस्ताव को बना करके उसको अप्रूवल करा करके उस दिशा में काम करने के लिए। तो मोटा मोटी मतलब इसमें 1-2 साल लग सकते हैं ना? इसमें लगेंगे 2-3 साल। ये हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है इस दिशा को देखते हुए कि शहर का जिस तरह से विस्तार हो रहा और जिस तरह से आने वाले वर्षों में बिजली के खपत का हमारा डिमांड बढ़ेगा, उन चीज़ों को देखते हुए। तो ये मतलब चारों ग्रिड शुरू हो जाते हैं तो चारों ग्रिड से कम 400 के आसपास तो मेगावाट मिल सकती है, मिल सकता है। और इसकी जो कनेक्टिविटी, इसके साथ एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि एक हमारा बलियापुर ग्रिड है, नाम उसका बलियापुर ग्रिड है, लेकिन ये हमारा बरमसिया और आमटाल के आसपास निर्माण चल रहा है और वो निर्माण काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और वो उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य जो रखा गया है कि 2026 के अंतिम तक उसको हम लोग उस पर लोड ले लें। तो वो काम चल रहा है और उसका ट्रांसमिशन लाइन का भी काम चल रहा है। ट्रांसमिशन लाइन का जो हमारा अडानी का ग्रिड आपको उधर निरसा साइड में कलियासोल में है, उससे कनेक्टिविटी उसकी बनाई जा रही है। तो वहाँ पर बलियापुर ग्रिड बनने से हमारा मनईटाड़ का क्षेत्र जो हो गया, मनईटाड़, पुराना बाज़ार, बैंक मोड़ और इधर बरमसिया, बच्चा जेल, फिर उस सभी इलाकों को हम लोग कर लिया जाएगा और वो हम अपने नेटवर्क पर उसको ले लेंगे और इससे अब हमारी जो डीवीसी पे निर्भरता है वो निर्भरता और भी कम हो जाएगी। सर अभी जैसा आपने बताया कि 90 मेगावाट आप लोग का अपना है 90 से 100 मेगावाट हम लोग अपने से जी, बाकी अपने ग्रिड से निर्भरता है आपकी। तो डीवीसी के लोगों के साथ बैठक की गई है, क्योंकि अभी संकट, अब गर्मी आने वाला है, तो ऐसा नहीं कि संकट आ जाए। नहीं, डीवीसी से हम लोगों का प्रतिदिन का उनसे कोऑर्डिनेशन रहता है और प्रतिदिन हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है और हम लोगों उनसे संपर्क में रहते हैं और हम लोगों को हमेशा ये कोऑर्डिनेशन रहता है कि जब भी आपकी मजबूरी है, अगर मेंटेनेंस के लिए शटडाउन करना है तो पूर्व में सूचना दे दें ताकि हम लोग उसका वैकल्पिक व्यवस्था भी बना लें और साथ साथ अपने उपभोक्ताओं को भी हम लोग सूचित कर सकें कि जिससे कि उनको मालूम हो कि ये बिजली प्रभावित रहेगी। और ये भी हम लोगों का प्रयास रहता है कि आवश्यक सेवा उसमें प्रभावित ना हो, खास करके हॉस्पिटल, पानी सप्लाई, ये सब प्रभावित नहीं हो। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न रहती है तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य रहता है कि आवश्यक सेवा किसी भी तरह से उस परिस्थिति में प्रभावित न बन हो। सर एक समस्या और है, हल्की सी बारिश और आंधी आने के बाद बिजली गुल हो जाती है, बत्ती गुल हो जाती है, जबकि अपने अंडरग्राउंड कनेक्शन भी बहुत जगह दे रखा है, अंडरग्राउंड चीज़ें भी कार्य हो रही है, फिर ये समस्या क्यों होती है? देखिए, अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य धनबाद शहर में हुआ है और उसका लाभ भी आज मिल रहा है। अगर इसको देखें कि आंधी बारिश की अभी विगत 2 दिन पहले जो आंधी बारिश आई, तो वो आंधी बारिश इतनी तेज़ थी कि कई जगह से पेड़ गिर करके हमारे पोल को तोड़ दिए। कई ऐसे हैं जो विज्ञापन पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, हवा में से उड़ करके हमारे ट्रांसफार्मर पे आकर के वो बैठ गए, तो उनके कारण वो बाधा हुई है। लेकिन हमारे जो लाइन अंडरग्राउंड है, लेकिन ट्रांसफार्मर तो हमेशा बाहर है ना, तो वो प्रभावित होता है। दूसरा चीज़ है एलटी लाइन जो है, एलटी लाइन अंडरग्राउंड नहीं है, हमारा सिर्फ 11 kV लाइन है, वो अंडरग्राउंड है। तो आप ये देखे होंगे कि ये भी महसूस किए होंगे जो 2 दिन पहले जिस तरह से बारिश आंधी आई, तो जैसे ही बारिश आंधी समाप्त हुआ उसके 1-2 घंटे के बाद, 2-3 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने पूरी तरह से बहाल कर लिया। इसमें 2-3
एहतियात बरता जाता है कि जैसे ही इस तरह के खास के बिजली कड़कने और बारिश जब आंधी पानी रहती है तो हमारे डीवीसी और हमारे ग्रिड से भी उसको लाइन को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन होता है तो ऐसी परिस्थिति में बिजली बहुत लंबे दिनों देर तक प्रभावित हो जाती है। तो हमारा 11 के भी लाइन अंडरग्राउंड है, 33 के भी लाइन बहुत हद तक अंडरग्राउंड है, लेकिन LT लाइन जो है वो अभी भी बहुत सारे ओपन है। लेकिन इमरजेंसी के लिए आपने उसे खोल कर रखा है? नहीं, LT लाइन जिससे कि आपको घर पे कनेक्शन मिलता है तो वो अभी है। उस दिशा में भी हमारा जो RDSS प्रोग्राम चल रहा है उस पर भी काम हो रहा है कि जो हमारा ओवरहेड लाइन है उसको भी हम लोग AB केबल से, एरियल बंच्ड केबल से उसको चेंज कर रहे हैं। ये कार्यक्रम भी भारत सरकार की योजना सवाल और है सर, समझ गए हम कि जैसे आप लोग घोषणा कर देते हैं, पूर्व में घोषणा दे दी जाती है कि आज मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, 7 घंटे के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी, 4 घंटे के लिए बाधित रहेगी, लेकिन जो समय सीमा दिया जाता है तो उससे ज़्यादा समय लिया जाता है। तो ये मेंटेनेंस के नाम पर जो कार्य हो रहे हैं, तो मेंटेनेंस के क्या सही में कार्य होते हैं या फिर क्या ही मामला है? नहीं, मेंटेनेंस का जब कार्य होता है तो शटडाउन लेकर के कार्य होता है। हमारे जितने भी स्टाफ हैं वो काम करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काम करते वक्त कार्य जो हमारी निर्धारित समय है उस पर पूरा नहीं हो पाता। इसकी कई वजह हो सकती है। कई बार ऐसे होते हैं कि कार्य करने के दौरान जो बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते हैं तो उसको निवारण करने में जो निर्धारित समय सीमा से ज़्यादा लग जाता है। तो ये चीज़ कार्य करने के क्रम में जो हमारे सामने जो प्रैक्टिकल समस्या आती है उसके कारण होता है कि हो सकता है निर्धारित सीमा से कई बार थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं समझा जाए कि लाइन बंद कर करके इसको रखा गया है। तो सर जैसे आपकी पेट्रोलिंग टीम भी है, वो भी पेट्रोलिंग टीम घूमते रहती है, सब जगह देखते रहती है कहाँ कुछ समस्या है, तो फिर ये मेंटेनेंस का चक्कर क्या है? मेंटेनेंस, हमारा नेटवर्क इतना बड़ा है कि मेंटेनेंस हमेशा इसमें आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मेंटेनेंस ऐसा चीज़ है कि अगर मेंटेनेंस ना करें तो लंबे ब्रेकडाउन भी बन सकते हैं। तो इसके लिए मेंटेनेंस, ये पूरी इतना बड़ा नेटवर्क है कि ये कंटिन्यूअस मेंटेनेंस का डिमांड हमेशा बना रहता है। और इसी क्रम में कहीं पर तार लूज हो जाते हैं, कहीं पोल झुक जाते हैं तो उनको करना आवश्यक होता है। कहीं पर होता है कि हीटिंग होने के कारण ग्लो कर रहा है तो उसको त्वरित मरम्मत करना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे हम लोग त्वरित मरम्मत तो वो जो ब्रेकडाउन होगा तो फिर अभी मान लिया आधा घंटा में काम कर लेते हैं तो वो फिर हो सकता है कि लंबा चला जाता है। तो उन सब से बचने के लिए आवश्यक होता है कि मरम्मत ही हम करते रहें। ये जो अभी ये भी एक शिकायतें बार बार मिलती रहती है कि बिना मीटर के लोग हुकिंग सिस्टम में हैं, गलत तरीका से बिजली का उपयोग करें। क्या ये शिकायतें लगातार मिलती है आपको या फिर कार्य भी कुछ संज्ञान में आपका है? ऐसे शिकायतें आती हैं तो हम लोग अपनी टीम को भेज करके वैसे जगहों पर करते हैं। और ये भी एक चीज़ है कि हम लोग सघन छापामारी निरंतर रूप से चलते रहती है और विभाग से कई लोगों पर ऐसे में FIR भी होता है और जो विद्युत धारा अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई भी होती है। और ऐसे में हम लोगों ने बहुत सारे अपने जो लॉस अमाउंट है उसको भी वसूला है। लेकिन और इसी चीज़ों को सुधारात्मक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो स्मार्ट मीटर लगने का, AB केबलिंग करने का, ये उसी दिशा में प्रयास है कि हम लोग अपने लॉसेस को कम कर सकें और जो बिजली चोरी की समस्या है उस चीज़ को लगाम लग सके। और मतलब किसी भी कंज्यूमर पे FIR करना हम लोगों के लिए भी मजबूरी नहीं बने और हम लोग पहले ही अगर इस तरह से सुधारात्मक काम करें कि उस तरह का हमें नौबत ही नहीं आए करने का। सर एक सवाल लास्ट रहेगा। अब चूंकि जैसा आपने बताया कि तैयारियां कर ली है, तो क्या इस बार गर्मी में विद्युत आपूर्ति पूरा निर्बाध रहेगी या फिर क्या प्लानिंग है? इस आपके माध्यम से ये हम आश्वस्त करना चाहेंगे, इस गर्मी में हम लोगों का सतत प्रयास रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छी से अच्छी आपूर्ति कर सकें और लोग इस गर्मी में कम से कम विद्युत बाधित से परेशान हो। और निश्चित तौर पे ये हम कह सकेंगे कि पिछले वर्षों से हम बेहतर विद्युत आपूर्ति करेंगे। ये अभी आप सुन रहे थे अधीक्षण अभियंता शुभेंद्र कश्यप जी को। इनका स्पष्ट कहना है कि इस बार गर्मी में लोगों को विद्युत संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। हालांकि धरातल पर क्या कुछ देखने को मिलेगा ये तो वक्त आने के बाद ही मालूम चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से इन्होंने दावे किए, कई तरह की बातें भी कही कि स्मार्ट मीटर लगाने की पहल इसीलिए की जा रही है ताकि जितना आप जला रहे हैं, जितना लोड ले रहे हैं, उतना बिल देंगे विभाग को तो विभाग को भी मालूम चलेगा। चूँकि कई जगह ऐसे
कार्य हो रहे हैं कि जहां लोड ज़्यादा हो रहे हैं और विभाग को बिल कम मिल रहे हैं। कई जगह चोरी की ही बातें इन्होंने कही है। तो कुल मिलाकर स्मार्ट मीटर की यही प्रक्रिया है, स्मार्ट मीटर के यही कार्य हैं। एक बार स्मार्ट मीटर सही उपभोक्ता यूज करने लगेंगे तो कई तरह की समस्याओं का निराकरण होगा। साथ ही जो भी पावर इनको चाहिए, डीवीसी से जितनी निर्भरता है उनसे ही बात हो चुकी है। डीवीसी के अधिकारियों ने भी बैठक के दौरान कही है कि वो निर्बाध आपूर्ति जो देते आए हैं वो देते आएंगे। तो हो सकता है कि आने वाले समय में, मतलब गर्मी में हर साल हमें यह देखने और सुनने को मिलता है कि बिजली संकट आ गया, कहीं 10 घंटे, कहीं 4 घंटे, कहीं 8 घंटे, कभी 24 घंटे। तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा जैसे इनके दावे हैं, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।